आशु अनुवाद और उसकी समस्याएं आज के पाठ का विषय है। स्नातक विद्यार्थियों के लिए ये पाठ निर्धारित है। 5वें सत्र के विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ में आशु अनुवाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए तो उसकी प्रक्रिया का हम परिचय देंगे और उसकी समस्याओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। आशु शब्द का अर्थ है शीघ्र, द्रुत, तुरंत और झटपट। तो आशु अनुवादक शीघ्र अनुवाद करने वाला तो होता है। तो आशु अनुवादक स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में तुरंत मौखिक रूप में अनुवाद करता है। सो आशु अनुवाद में संप्रेषणीयता और बोधगम्यता मुख्य रूप से तो होनी चाहिए और स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा में सृजनात्मक पुनर्गठन किया जाता है। आशु अनुवादक को हम अक्सर दुभाषिया कहते हैं या कभी भाषांतरकार या कभी इंटरप्रेटर भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आशु अनुवाद मौखिक अनुवाद होता है और तत्काल होता है। तो इसलिए आशु अनुवाद सामान्य अनुवाद से कुछ भिन्न होता है। सो आशु अनुवाद में तत्काल मौखिक रूप से स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में विषय का अंतरण किया जाता है। इसीलिए इस अनुवाद की प्रक्रिया में प्रधान रूप से मौखिकता और तात्कालिकता तो ये महत्वपूर्ण तो हो जाती हैं। सो कुछ विद्वान इस आशु अनुवाद को अनुव्याख्या भी कहते हैं। जब अनुवाद लिखने के स्थान पर हम बोलकर किया जाए तो उसे तत्काल भाषांतरण कहते हैं या आशु अनुवाद कहते हैं। सो यहाँ अनुवादक सबसे पहले स्रोत भाषा में तो जो वक्ता जो बोलता है तो उसको सुनता है। तुरंत तत्काल एक वाक्य समाप्त करने के बाद या एक अनुच्छेद समाप्त करने के बाद तो उसको अनुवाद करते हुए तो दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए यहाँ लिखित अनुवाद से आशु अनुवाद कुछ अलग होता है। तो आशु अनुवाद के लिए भाषांतरण शब्द का प्रयोग इसलिए हम करते हैं कि अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले तो जब एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते तो तब बीच में अनुवादक आशु अनुवादक रहते हुए तो ये अनुवाद करता है। तो ये जैसा कि बताया गया है तत्काल भाषांतरण है और लिखित रूप में ये नहीं होता है, मौखिक रूप में ये अनुवाद होता है। तो इसलिए यहाँ आशु अनुवाद का आधार वाणी है। सो आशु अनुवादक तत्काल स्रोत भाषा की सामग्री को सुनकर तो उसी समय लक्ष्य भाषा के श्रोता को तो सुनाता है। सो इस तरह से आशु अनुवादक एक तरह से संप्रेषक बन जाता है और यहाँ आशु अनुवाद की प्रक्रिया में आशु अनुवादक पहले श्रोता बन जाता है, फिर उसके बाद यानी सुनी हुई वस्तु को तो जो अनुवाद करने के लिए या सुनने के लिए तैयार होता है तो उसका अनुवाद करते हुए तो जिसके लिए ये अपेक्षित है उसके लिए उस संदेश का अंतरण कर देता है। तो इस रूप में वक्ता और श्रोता वाला जो संबंध है इसमें बीच की कड़ी के रूप में आशु अनुवादक हमारे सामने आता है। सबसे पहले स्रोत भाषा के वक्ता को अनुवादक सुनता है और लक्ष्य भाषा के श्रोता को अपना अनुवाद करते हुए तो उसके सामने प्रस्तुत करता है। फिर जब लक्ष्य भाषा के जो श्रोता हैं वह वक्ता बनकर अपनी बात प्रस्तुत करता है तो
जो बोलने वाला जो है तो उसके सामने फिर से अनुवाद करते हुए वो अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। तो इस रूप में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच की कड़ी के रूप में यहाँ आश अनुवादक बन जाता है। तो इस आश अनुवाद की प्रक्रिया में प्रधान रूप से 3 बातें मुख्य हो जाती हैं। पहली बात यह है कि वक्ता जो कुछ बोलता है उसको अनुवादक को समझना पड़ता है। फिर उसके बाद मानसिक धरातल पर अनुवाद करना पड़ता है। फिर तुरंत उसको बोलकर लक्ष्य भाषा के पाठक के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ आश अनुवादक के लिए उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण तो हो जाता है। भाषा का ज्ञान तो उसको चाहिए, लेकिन तुरंत अनुवाद करना यहाँ तो अपेक्षित है। इसलिए पहले वक्ता को वह ठीक से सुने और तुरंत तो मानसिक धरातल पर अपने विषय का अनुवाद कर लें और जिस रूप में स्रोत भाषा के वक्ता बोलते हैं सो उसी रूप में उसी लय उसी गति को पकड़ते हुए लक्ष्य भाषी श्रोता के सामने उसको प्रस्तुत करने की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ भाषा के ज्ञान के साथ साथ आश अनुवादक को संस्कृति का भी तो ज्ञान अपेक्षित है। शब्द भंडार पर उसका पूरा अधिकार तो होना चाहिए। चूँकि यहाँ आश अनुवाद तत्काल करना पड़ता है तो स्रोत भाषा के वक्ता जिस प्रकार से प्रभावपूर्णता के साथ बोल रहा है तो उसके प्रति भी यहाँ आश अनुवादक को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार तो अनुवादक को यहाँ यानी वाक्य के प्रति और कई 2-3 वाक्यों को समाप्त होने के बाद तो संदेश के प्रति तो ध्यान देने की तो ज़रूरत होती है। क्योंकि कभी कभी जब वक्ता बोलता है तो वक्ता को सुनते तो समय कुछ समस्याएं उसके सामने आ सकती हैं, क्योंकि विषय का ज्ञान यदि आश अनुवादक को नहीं है तो शब्द भंडार का ज्ञान आश अनुवादक को नहीं है तो भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी। मुहावरेदार और सजीव भाषा का प्रयोग आश अनुवादक को करना पड़ता है। इसके अलावा आश अनुवादक की वाणी भी सशक्त होनी चाहिए और मधुर वाणी भी तो होने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्ता के समान आश अनुवादक को भी तो श्रोताओं को आकृष्ट करने की ज़रूरत तो होती है। यदि वक्ता अपने वक्तव्य के माध्यम से क्रोध ध्वनित करता हो तो आश अनुवादक को भी लगभग उसी रूप में क्रोध को ध्वनित करते हुए तो अनुवाद करने की ज़रूरत तो होती है। लेकिन यहाँ कभी कभी तो स्रोत भाषा की कटुता को कम करने के लिए अनुवादक जो हैं कुछ यानी भिन्न रूप में अनुवाद करके संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ये अनुवाद प्रभावपूर्ण और मूलनिष्ठ नहीं बन पाता है। उदाहरण के लिए त्यागपत्र उपन्यास है तो उसका एक वाक्य है, नो आई विल नॉट सिट टू गाइड गुड एंड इविल। यहाँ नो तो वाली अभिव्यक्ति है तो उसका अनुवाद किया गया है, नहीं भाई पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। नो वाली जो अभिव्यक्ति है नहीं तो इस रूप में तो करना है या नहीं के रूप में करना है, ये अनुवादक पर आधारित रहता है। लेकिन संप्रेषण की दृष्टि से जब नो और नो की पुनरावृत्ति हुई है तो उसको तो उसी रूप में तो अनुवाद करें तो ये बेहतर हमें तो दिखेगा। तो इसके अलावा ये अनुवाद की प्रक्रिया या आश अनुवाद की प्रक्रिया उसकी तकनीकी विधि को दृष्टि में रखकर बात करें तो पाठ का विश्लेषण,
पाठ का अंतरण, पाठ का पुनर्गठन, तो 3 स्तर तो होते हैं, तो जिनकी दृष्टि से आशु अनुवादक को अपना अनुवाद करना पड़ता है। सो मूल पाठ का संदेश ग्रहण करते समय अनुवादक सबसे पहले मन ही मन पाठ का विश्लेषण कर लेता है और फिर अर्थ का अंतरण भी मन ही मन कर लेता है, और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति तो श्रोता के, लक्ष्य भाषा के श्रोता के सामने करता है, और इस रूप में अभिव्यक्तिकरण, पुनर्गठन, ये संप्रेषण आशु अनुवाद के संप्रेषण के संदर्भ में तो हो जाता है। यहाँ अनुवाद की प्रक्रिया के चरण जो संपन्न होते हैं, तो ये आशु अनुवादक के मस्तिष्क में ही द्रुत गति से एक छलांग में तो संपन्न होते हैं। तो इसलिए आशु अनुवादक जो हैं स्रोत भाषा के वक्ता बन जाते हैं, और फिर वक्ता की बात सुन के स्रोत भाषा में जो कुछ कहा गया है तो उसका अनुवाद करते समय तो ये वक्ता बन जाते हैं। फिर लक्ष्य भाषा में लक्ष्य भाषा के श्रोता जो कुछ बोलता है उसको तो सुनकर फिर स्रोत भाषा के जो भी व्यक्ति है तो उसके सामने तो प्रस्तुत करते समय फिर वक्ता बन जाते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये आशु अनुवादक पहले श्रोता बनता है, फिर वक्ता बनता है, फिर उसके बाद श्रोता बनता है, फिर वक्ता बनता है। इस रूप में ये क्रम लगातार चलता रहता है, क्योंकि आशु अनुवाद मूल रूप से संवाद धर्मी तो होता है। तो ये एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है। तो क्योंकि यहाँ आशु अनुवादक तुरंत समानांतर, ये जब किसी वाक्य के द्वारा अभिव्यक्ति होती है तुरंत उसका अनुवाद दूसरी भाषा में करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखेंगे कि आशु अनुवाद कितने प्रकार का तो होता है। प्रधान रूप से राजनीतिक नेता वगैरह जब सार्वजनिक भाषण देते हैं तो या कोई प्रवचनकर्ता प्रवचन देते हैं तो आशु अनुवाद यहाँ स्रोत भाषा के वक्तव्य से लक्ष्य भाषा में तो हो जाता है। तो ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि जहाँ तो ये आशु अनुवादक स्रोत भाषा भाषी और लक्ष्य भाषा भाषी के बीच में बैठता है और उसका अनुवाद करता है। तो इस रूप में ये सार्वजनिक भाषण नहीं या प्रवचन नहीं है, मात्र दो व्यक्ति या कुछ सीमित दायरे में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में तो ये संपन्न होने वाली प्रक्रिया हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब 3-4 व्यक्ति एक जगह बैठते हैं तो कोई बोलता है, यदि ये व्यक्ति तो उनकी भाषा की जानकारी नहीं रखते हैं तो जो वक्ता है 3-4 मिनट तक लगातार बोलता है, तो उनके बोलने के बाद आशु अनुवादक उनको सुनता है और फिर अपना संप्रेषण कर लेता है, अपना अनुवाद कर लेता है। तो 3-4 मिनट तक फिर तो जो बोलने वाले हैं 3-4 मिनट तक बोलते हैं, फिर इसका अनुवाद आशु अनुवाद करते जाते हैं। इस रूप में यानी आशु अनुवाद के जो अलग अलग प्रकार हैं, आशु अनुवाद की अलग अलग स्थितियों के बल पर तो हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस यानी यहाँ दो व्यक्तियों के बीच में भाषांतरण, तो जहाँ दुभाषी शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो आशु अनुवादक के लिए, या सम्मेलनों में भाषांतरण या सम्मेलन में आशु अनुवाद, या धीमी आवाज़ में आशु अनुवाद करना, या लिखित वक्तव्य को देखकर आशु अनुवाद करना, या तत्काल दो व्यक्तियों के बीच में बैठकर आशु अनुवाद करना। ये अलग अलग स्थितियां हैं जिनके बल पर हम आशु अनुवाद के अलग अलग प्रकारों को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सबसे पहले दो व्यक्तियों के बीच में दुभाषा के रूप में बैठकर तो जब अनुवाद करते हैं तो उस स्थिति के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ
जब दो व्यक्ति एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं, आश अनुवादक बीच में कड़ी के रूप में, माध्यम के रूप में तो बैठते हैं। जब स्रोत भाषा के वक्ता कुछ बोलते हैं तो एक वाक्य बोलते हैं या दो वाक्य बोलते हैं, उनका अनुवाद तुरंत उसी समय करते हुए तो ये जो लक्ष्य भाषा के श्रोता के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसमें भी इस क्रम में सबसे पहले आश अनुवादक श्रोता के रूप में पहले व्यक्ति को सुनता है, मन ही मन अनुवाद करता है और फिर वक्ता के रूप में तो लक्ष्य भाषी के सामने उसको प्रस्तुत कर देता है। तो यहाँ जैसा कि प्रधान रूप से दुभाषा के रूप में आश अनुवादक काम करता है। दूसरे प्रकार के आश अनुवाद में तो जिसको हम सम्मेलनों में तो करते हैं, तो यहाँ वक्ता सम्मेलन में अपना पाठ प्रस्तुत करता है। इसमें भी दो स्थितियां हमारे सामने आती हैं। सम्मेलनों में जब वक्ता बोलता है, एक वाक्य या दो वाक्य के बाद आश अनुवादक अपना काम शुरू करता है, अपना अनुवाद करता है। सम्मेलन में बैठे हुए श्रोता उसको सुनते हैं। ये एक स्थिति है। कभी कभी कुछ इस तरह से भी तो होता है कि सम्मेलन में बोलने वाले तो जो वक्ता तो होते हैं, तो लिखित रूप में उनका पाठ आश अनुवादक को मिल जाता है, पहले से ही तो पाठ पढ़ लेता है। जब यानी स्रोत भाषा के जो वक्ता अपनी बात शुरू करता है तो 3-4 मिनट बोलने के बाद एक सार का संप्रेषण, एक संप्रेषक के रूप में आश अनुवादक तो यहाँ सम्मेलन में जो भाग लेते हैं तो उनके सामने प्रस्तुत करता है और लक्ष्य भाषा में एक तरह से पाठ का ये पुनर्गठन है। तो ये एक स्थिति है। और तीसरी स्थिति यह है कि धीमी आवाज़ में आश अनुवाद। तो कभी कभी बैठकें होती हैं तो जिसमें प्रमुख व्यक्ति तो जैसा कि कोई मुख्य सचिव या प्रधानमंत्री या मंत्री वगैरह बैठते हैं, उनके साथ साथ ये आश अनुवादक बैठते हैं। तो कई बार आपने टीवी पर देखा होगा इस प्रकार के अनुवादकों को। तो साथ साथ बैठते हुए जब बात कही जाती है स्रोत भाषा के वक्ता के द्वारा, तुरंत वहाँ के माहौल को दृष्टि में रखते हुए तो जो प्रधान व्यक्ति हैं तो उनके पास बैठकर धीमी आवाज़ में अनुवाद करते हुए तो उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। अक्सर ये बैठकों में तो होता है या बैठक की कार्रवाई भली भांति तो इनको परिचित तो होती है आश अनुवाद को या भाषांतरकार को। तो ये तुरंत तो अनुवाद करते हुए तो धीमी आवाज़ में तो जिनके लिए अनुवाद अपेक्षित है उनके सामने ये प्रस्तुत करते हैं। ये एक तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति ये है कि जहाँ लिखित वक्तव्य को तो देखकर हम यहाँ आश अनुवाद करते हैं। यानी कि इसके पहले भी मैंने तो सम्मेलनों के संदर्भ में जो अनुवाद किया जाता है तो ये बात आपके सामने रखी। तो यहाँ कभी कभी सार्वजनिक भाषणों में या सम्मेलनों में पहले ही मूल पाठ की प्रति यहाँ मिल जाती है आश अनुवाद को। तो आश अनुवादक पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब स्रोत भाषा के वक्ता बोलना तो शुरू करते हैं, बीच बीच में रुकते हैं, तो ये आश अनुवादक अपना अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें एक समस्या कभी कभी हमारे सामने आ जाती है। समस्या ये है कि जब मूल पाठ आपको पहले ही मिल जाता है तो पाठ से हटकर कभी कभी वक्ता बोलना शुरू कर देते हैं, तो तब तुरंत सचेत होकर तो हमारे अनुवादक को तत्काल तो बोलना पड़ता है। तो ये एक कठिनाई सामने आती है। फिर भी आश अनुवादक यानी उस समय सचेत होंगे तो फिर आसानी से ये अनुवाद हो जाता है। तो पांचवें प्रकार का अनुवाद जो है तो जिसको हम तत्काल आश अनुवाद कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ धर्म के प्रचारक वगैरह अपने प्रवचन देते रहते हैं, साथ साथ तुरंत जब वो ये वाक्य बोलते रहते हैं, बोलते ही ये भी अपना अनुवाद करना तो शुरू कर देते हैं। तो दो यहाँ आवाज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो जब
वक्ता बोलता रहता है, साथ साथ उसका अनुवादक करते हुए भी अनुवाद करता है। अब यहाँ यानी पहले से ही तो जो संदेश देना चाहते हैं वक्ता, तो उसके बारे में जानकारी हो तो फिर तुरंत यहाँ आश अनुवाद तो ये अच्छा तो होता है, लेकिन विषय से पूरा परिचय नहीं है या शब्दावली पर अधिकार नहीं है तो फिर तुरंत इस प्रकार का आश अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम ये आश अनुवाद के उपकरण क्या है, किस तरह के उपकरणों के बल पर आश अनुवाद किया जाता है, इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ संवैधानिक बैठकों में आश अनुवादक बैठ नहीं सकते। तो जैसा कि लोकसभा या राज्यसभा वगैरह में, तो इनके लिए एक अलग कक्ष तैयार किया जाता है और उस कक्ष में आश अनुवादक बैठे रहते हैं और जब वक्ता बोलते हैं तो जिनका अनुवाद करना तो अपेक्षित है तो माइक्रोफोन के द्वारा तो सुनते हैं और तुरंत तो उसका अनुवाद करके दूसरों को संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सभा भवन में तो कहीं एक कोने में तो एक कक्ष बनाया जाता है, उस कक्ष में आश अनुवादक बैठे रहते हैं, जहाँ हेडफोन वगैरह लगे रहते हैं। तो ये हेडफोन के ज़रिए तो दूसरे भी तो इसको तो सुन सकते हैं। तो माइक्रोफोन और हेडफोन का उपयोग यहाँ किया जाता है। आजकल जो नई स्थितियाँ इधर उत्पन्न हुई या नए उपकरण हमारे सामने आए, तो इसमें पाठ से वाक और वाक से पाठ यहाँ अनुप्रयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोग के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इससे भी आश अनुवाद की प्रक्रिया आसान हो गई है। कभी कभी तो जो मूल पाठ लिखित रूप में किसी वेबसाइट में तो अपलोड होता है तो उसका अनुवाद तत्काल यहाँ ये टेक्स्ट टू स्पीच या पाठ से वाक वाली प्रक्रिया है तो उसके बल पर तो हमारे सामने आ जाता है। ये एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में ये सुविधा हमारे पास तो उपलब्ध है। अब आश अनुवाद की कुछ समस्याओं को लेकर तो हम बात करेंगे। यहाँ प्रधान रूप से आश अनुवाद की सीमा ये है कि आश अनुवाद के संदर्भ में वक्ता बोलता है तो श्रोता एक ही बार तो सुनता है, बार बार अनुवाद करने का मौका यहाँ आश अनुवादक को नहीं मिलता। लिखित रूप में जब हम अनुवाद करते हैं काट छांट करने की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ आश अनुवाद में वक्ता बोलता जाता है तो फिर श्रोता के रूप में उसको सुनकर आश अनुवादक को अनुवाद करना पड़ता है। और यदि कोई बहुत जटिल विषय है या विज्ञान से संबंधित विशेष विषय है तो पहले से ही आश अनुवादक को तो उस दिशा में तैयार करना जरूरी है। अब इसके अलावा आश अनुवादक जब यानी स्रोत भाषा के वक्ता तो बोलते हैं तो बोलते समय लगातार बोलते जाते हैं, धारा प्रवाह रूप में बोलते जाते हैं, तो उन वक्ताओं को रोकना आश अनुवादक के लिए मुश्किल हो जाता है और तुरंत ग्रहण करके अनुवाद करना भी। इसके अलावा जैसा कि अभी स्पष्ट किया गया है, जो जिस रूप में यदि क्रोध ध्वनित हो रहा हो या हास्य वक्ता के पाठ में ध्वनित हो रहा हो तो तब उसके अनुसार यहाँ अनुवाद करके प्रस्तुत करना आश अनुवादक के लिए महत्वपूर्ण तो हो जाता है। ये एक समस्या यदि वक्ता धारा प्रवाह बोलता है तो आश अनुवादक के सामने आ जाती है। फिर श्रवण और उच्चारण, ये दोनों दृष्टियों से आश अनुवादक को तो स्पष्ट रूप से स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर या अनुतान, बलाघात, इन सब से संबंधित बातों के प्रति ध्यान देना पड़ता है। और लक्ष्य भाषा में जिस प्रकार का उच्चारण किया जाता है तो उसको तो दृष्टि में रखते हुए स्पष्ट रूप से उच्चारण करना यहाँ जरूरी है। प्रमुख बात यह है कि आश अनुवादक को घबराना नहीं चाहिए। यदि आश अनुवादक घबरा जाता है तो वो ढंग से अनुवाद नहीं कर पाता है। तो अब आश अनुवाद में यह संशोधन की कोई संभावना नहीं होती,
तो इसलिए तो सोच समझकर पहले ही तो अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए या उसका अनुवाद करना चाहिए। तो ये आश अनुवादक के लिए बहुत ज़रूरी बात तो हो जाती है। कुल मिलाकर ये आश अनुवाद की जो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में अनुवादक को तो वक्ता को ध्यान से सुनना पड़ता है और श्रोता के सामने सही अनुवाद करते हुए संप्रेषण करना पड़ता है। कभी कभी यहाँ आश अनुवादक से ऊपर उठकर संप्रेषक भी बन जाता है, क्योंकि जब पाठ का नए सिरे से संप्रेषण करने की ज़रूरत होती है, पाठ का पुनर्गठन यहाँ आश अनुवादक कर लेता है। कुल मिलाकर शब्दानुवाद आश अनुवाद के संदर्भ में संभव नहीं है। वक्ता तो जिस रूप में जिस अर्थ को या जिस संदेश को दृष्टि में रखकर अपना संदेश देता है, तत्काल तुरंत उसको ग्रहण करते हुए श्रोता के सामने आश अनुवादक प्रस्तुत करें तो ये अनुवाद सफल तो हो जाता है। तो इस दृष्टि से आश अनुवादक को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, शांत बैठकर तुरंत तो अपना अनुवाद करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ तो हमें इसके प्रति ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब जब राजनीतिक नेता वगैरह तो जब अपने वक्तव्य के दौरान तो विषय के संप्रेषण करते समय उत्तेजित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की उत्तेजनाओं में आश अनुवादक को नहीं जाना चाहिए। तो यानी जो बोल रहे हैं तो स्पष्ट रूप से उसको तो सुने, ग्रहण करें और लक्ष्य भाषा में तो उसका अंतरण करें, तो तभी कोई अनुवादक सफल आश अनुवादक बन सकता है। क्योंकि यहाँ आश अनुवाद में यानी बहुत बड़ी कठिनाई ये है कि एक बार अनुवाद कर दिया तो उसको फिर से संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए यहाँ शीघ्र गति से तो अनुवाद करना, तो शब्द भंडार पर अधिकार रखना, तो और यानी जिस रूप में तो वक्ता बोल रहा है तो उसके प्रति ध्यान देते हुए अनुवाद करना, तो ये प्रधान बातें तो हो जाती हैं। और दुभाषा का काम जो है महत्वपूर्ण काम है। तो अब इस दिशा में हमारे अनुवादकों को अभ्यास करने की भी ज़रूरत होती है। पहले लिखित अनुवाद में तो अभ्यास करें, तो उसके बाद दुभाषा के रूप में काम करें, तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। आश अनुवाद की प्रधान समस्याओं में उच्चारण की तो समस्या और मुहावरे और कहावतों की समस्या या हास्य विनोद के प्रसंगों की समस्या। अब कभी कभी ये कविता पाठ वगैरह तो करते हैं, यानी कि वक्ता बोलते जाते हैं और बोलते समय बीच बीच में कविताओं का प्रयोग करते हैं। तो इन कविताओं का अनुवाद करना तो कभी कभी अनुवाद के लिए तो मुश्किल तो हो जाता है। और कभी कभी कुछ अज्ञात पुस्तकों से उद्धरण वगैरह देते हैं, तब भी तो समस्याएं तो इनके सामने आती हैं। और कुछ विषयों में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह के आंकड़ों को तेज़ी से प्रस्तुत करना भी तो आश अनुवादक के लिए तो मुश्किल तो हो जाता है। तो लिखित भाषणों को पढ़ते समय भी कभी कभी आश अनुवादक के सामने समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए अनुवाद करना, इन सब से भिन्न रूप में एक और समस्या भी आ सकती है। जब आश अनुवाद करता रहता है, आसपास के बैठे हुए लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, तो फिर आश अनुवादक का ध्यान भंग हो जाता है। तो इस तरह की बातों के प्रति भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की तो ज़रूरत है। तो आपस में लोग बातें करते रहते हैं, तो फिर यहाँ ध्यान हट जाता है, जिसके प्रति हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।